जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC GD 2025 एग्जाम के लिए GK की क्लास। जैसे कि आप सभी को पता है, जो क्लास है डेली पब्लिश होती है यहाँ पर। और इसका जो है ये 13वीं क्लास है, ठीक है। इससे पहले हम 12 दिन की क्लासेस कर चुके हैं और इसकी 13वीं क्लास है। और जो है तो डेली शाम को 7 बजे यहाँ पर ये पब्लिश होती है। और इस वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 MCQ जो है तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो SSC GD पहले पूछ चुका है और आगे भी ये पूछ सकता है, ठीक है। तो उसी लेवल के क्वेश्चन है जो SSC GD पूछ सकता है और प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। एंड आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आपके दोस्त हैं जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनकी वीडियो भेज सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना किसी देरी के। और जैसा कि आप सभी को पता है, जनवरी चल रही, लेकिन आज का दिन जो है तो थोड़ा गर्म दिन था, ठीक है, बहुत ही हॉट डे था। तो इसलिए जो है तो आज मैं जैकेट भी नहीं पहना हूँ, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आज भी गर्मी भी लग रही है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, तो भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप का विजेता बना, तो ये कब बना था भारत? तो जो भारत बना था तो ये 1983 में। कब? 1983 में जो है तो भारत ने पहली बार मेंस का क्रिकेट विश्व कप जीता था। अगर हम बात करें तो इस टाइम पर कप्तान कौन थे हमारे? कप्तान, तो जो हमारे कप्तान थे तो ये थे कपिल देव, ठीक है। कपिल देव की कप्तानी में ही जो है तो हमने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था 1983 में। अगर हम बात करें इसको हराया किसने था इंडिया ने, तो इंडिया ने जो हराया था तो वेस्ट इंडीज़ को, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ को हराया था, जो कि 2 बार लगातार जीता था। 1975 में इसने क्रिकेट विश्व कप जीता, फिर 1979 यानी 1979 में भी जीता, और 1983 में भी ये फाइनल में पहुंच गया था। ये जीत सकता था, लेकिन जो है तो उस दिन किस्मत इनकी साथ नहीं थी, तो नहीं तो ये भी जीत जाते। लेकिन उस दिन जो है तो इंडिया ने बहुत ही मेहनत की थी, तो उस तरीके से जो है तो भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीत गया था। हम बात करते हैं क्रिकेट विश्व कप, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्रिकेट विश्व कप कब हुआ? तो ये हुआ था कब? 1975 में, ठीक है। 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये हुआ कहाँ पर था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड में हुआ था। और इसको जीता किसने था? तो इसको जीता था, ये जीता था वेस्ट इंडीज़ ने। किसने? वेस्ट इंडीज़ ने इसको जीता था। फिर अभी हम लास्ट वाले की बात करें, ठीक है। तो लास्ट वाला कहाँ पर हुआ था? ये 2023 में हुआ। इसको जीता किसने? तो इसको जो हुआ कहाँ था? ये हुआ था इंडिया में, ठीक है। इंडिया में ये हुआ था और इसको जीता था किसने? तो इसको जीता ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड कप कब होगा मेंस वाला, तो ये जो होगा तो ये कब? ये 2027 में होना। कब? 2027 में होगा। कहाँ पर होगा? ये साउथ अफ्रीका में होगा, नामीबिया में होगा एंड जिम्बाब्वे, ठीक है। जिम्बाब्वे में ये होगा। इन 3 जगहों पर जो है तो 2027 का क्रिकेट विश्व कप होगा। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा टाइटल किसने जीते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो टाइटल जीते हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। कितने? 6 बार। फिर हम बात करते हैं इंडिया की एंड वेस्ट इंडीज़ की, ठीक है। तो इंडिया और वेस्ट इंडीज जो है ये 2-2 बार जीते। कितने? 2-2 बार जीते हैं। फिर इसके बाद श्रीलंका, पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, ठीक है। श्रीलंका, पाकिस्तान और इंग्लैंड, इन्होंने कितने बार जीता है? तो इन्होंने जो है तो एक बार जीता है। इसके अलावा जो है बहुत सारी टीमें हैं, जैसे साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ठीक है, और बहुत सी जो टीमें आती रहती हैं, नामीबिया, नीदरलैंड, ठीक है, इन्होंने जो है तो कभी भी विश्व कप नहीं जीता है। अब ये पूछा जाता है कि जो 1975 का वर्ल्ड कप हुआ, 1979 का एंड 1983 का, ठीक है, ये जो वर्ल्ड कप हुए हैं तो इनमें ओवर कितने होते थे? इनमें जो है 60 ओवर होते थे। कितने? 60 ओवरों का ये मैच होता था। जब 1987 में, ठीक है, 1987 में पहली बार जो है तो 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ। कितने? 50 ओवर का वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ? 1987 में। और भारत ने दूसरी बार कब जीता था? दूसरी बार जीता था भारत ने विश्व कप 2011 में, ठीक है। इस समय जो है MS धोनी कप्तान थे, ठीक है, MS धोनी कप्तान थे। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लिखने के बाद जो है तो आप रिकेप मारेंगे यानी रिवीजन करेंगे। जैसे ही वीडियो खत्म होती है रिवीजन करेंगे, ताकि आपको जो चीज़ें हैं मैं बताता हूँ तो तुरंत की तुरंत आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों में से किसका उल्लंघन राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है? ठीक है, तो किस अनुच्छेद का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो ये अब जो है तो ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जाएगा। तो ये कहता है अनुच्छेद 51A, ठीक है, अनुच्छेद 51A का आर्टिकल A जो है, ठीक है, तो ये कहता है कि अगर आपने इसका विरोध किया, उल्लंघन किया, तो आप राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं। हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य जो है तो संविधान के भाग 4A में दी हुई है, ठीक है। भाग 4A में अनुच्छेद 51A में, ठीक है, अनुच्छेद 51A में दिए हुए हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य लिए कहाँ गए हैं? तो ये लिए गए हैं सोवियत संघ से। कहाँ से? सोवियत
संघ है, ठीक है, सोवियत संघ यानी रूस से जो है ये लिए गए थे। और हमारे देश में कितने हमें 11 मौलिक कर्तव्य दिए हुए, कितने 11 मौलिक कर्तव्य हमारे, ठीक है, जिनको कर्तव्यों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। फिर हम बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य जो होती है 42वां संशोधन अधिनियम हुआ था कब, 1976 में, ठीक है। इसके तहत जो है ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। फिर 86वां संशोधन अधिनियम हुआ, ठीक है, 86वां संशोधन अधिनियम ये कब हुआ था, ये हुआ था 2002 में, ठीक है, 2002 में। इसके तहत जो है तो 11वां, ठीक है, 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी थी, ठीक है, तो 11वीं जो मौलिक कर्तव्य, ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य ये जोड़ा गया था 86वें संशोधन के द्वारा। तो ये लिख लेंगे आप और इसको याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है किस नदी के अब सूखे मार्ग के किनारे प्राचीन हड़प्पा शहर बनाया गया था, ठीक है। तो कौन सी नदी है जो सूख चुकी है, ठीक है, तो जो है तो यह है रावी नदी, ठीक है। रावी नदी अभी सूखी तो नहीं लेकिन है, ठीक है, रावी नदी आप कह सकते हैं कि प्राचीन जो हड़प्पा शहर है ये रावी नदी के किनारे है, ठीक है। रावी नदी सूखी नहीं है, इसमें ये गलत लग गया, ठीक है, सूखे मार्ग है, क्योंकि ये रावी नदी के किनारे और रावी नदी जो है तो अभी भी बहती है। रावी नदी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके शहर हड़प्पा शहर बचा है, ठीक है। और जो हड़प्पा शहर है, ठीक है, ये कब खोजा गया था, तो ये 1921 में खोजा गया था। कब, 1921 में खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी ने जो है तो इसकी खोज की थी। और ये है कहाँ, रावी नदी के किनारे, सिंध पाकिस्तान में, ठीक है, सिंध पाकिस्तान में ये स्थित है। फिर हम बात करते हैं रावी नदी, ठीक है, तो रावी नदी कहाँ से निकलती है, तो रावी नदी जो है तो ये रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है, रोहतांग दर्रा, बारा भंगाल, कांगड़ा जिला, ठीक है, कांगड़ा जिला, ठीक है, कांगड़ा जिला हिमाचल से, ठीक है, कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से जो है ये नदी निकलती है, और जो कि सिंधु की सहायक नदी है। फिर हम बात करते हैं गंडक नदी, तो गंडक नदी जो है तो नोबाइन हिमाल ग्लेशियर, ठीक है, नोबाइन हिमाल ग्लेशियर से ये नदी जो है ये निकलती है। और ये कहाँ पर, ये नेपाल में है। फिर हम बात करते हैं कोसी नदी, तो कोसी नदी हिमालय पर्वत से निकलती है, ठीक है, हिमालय पर्वत नेपाल से ये नदी निकलती है। और जो कोसी नदी है, ठीक है, इसको बिहार का शोक, ठीक है, सौरो ऑफ बिहार यानी बिहार का शोक इसको कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं यमुना नदी, तो यमुना नदी जो कि यमुनोत्री से निकलती है, कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है यूके में, ठीक है, यूके यानी उत्तराखंड में पड़ता है। और यमुना नदी जो कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कथक नृत्य को किसके संयोजन के रूप में जाना जाता है, तो कथक नृत्य को किसके संयोजन के रूप में जाना जाता है, तो कथक नृत्य संगीत नृत्य और कथा के संयोजन के रूप में जाना जाता है। और कथक जो है तो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक जो है ये शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का, ये है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। और हमारे देश में कितने, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, तो ये जो पंडित रविशंकर हैं ये सितार बजाते थे, ठीक है, सितार ये बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला रिट नहीं है, ठीक है, तो कौन सा नहीं है, तो यह है जस सोली, ठीक है, जस सोली जो है तो ये एक रिट नहीं है। रिट कितनी है, एक तो हो गई निषेध, एक हो गई बंदी प्रतिक्षेपण, एक हो गई अधिकार परीक्षा। रिट कितनी प्रकार की होती है, 5, ठीक है, तो 3 तो मैंने ऑप्शन में आपको बता दी। अब जो 2 बची है, ठीक है, 2 रिट, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये 2 रिट कौन कौन से, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के पास कौन से अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 32, ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो जो है तो रिट जारी कर सकता है 5 प्रकार की, ठीक है। 3 तो मैंने यहीं पर बता दी और 2 बची हैं, तो 2 आप वो कमेंट में बताएंगे, मैं भी देखना चाहूँगा कि आपको कितना याद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा श्रीधर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है, ठीक है, तो राधा श्रीधर जो है तो ये भरतनाट्यम से जुड़ी है, किससे, भरतनाट्यम से। अगर हम बात करें सत्रिया की, ठीक है, तो सत्रिया एक शास्त्रीय नृत्य है, ये कहाँ का, ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। फिर इसके अलावा मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम, कथकली, ठीक है, मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों शास्त्रीय नृत्य कहाँ के हैं, ये हैं केरल के। फिर इसके अलावा आ जाता है कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी जो है तो आंध्र प्रदेश का है, ये आंध्र प्रदेश का। और ओडिसी, ठीक है, ओडिसी
तो ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो जो ओडिसी जो है तो ये ओडिशा का, ठीक है, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य मैंने सारे बता दिए। और राधा श्रीधर जो है तो किससे, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत में आया था, ठीक है। तो साइमन कमीशन भारत में कब आया था, तो जो साइमन कमीशन बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, ये 1927 में जो है ये पारित हुआ था, ठीक है। 1927 में ये पारित हुआ इंग्लैंड की सभा में, लोकसभा में, ठीक है, संसद में पारित हुआ था। और ये जो है तो फरवरी 1928 में, ठीक है, फरवरी 1928 में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन डी, ठीक है, 1928 में आया था। साइमन कमीशन का विरोध हुआ बहुत ज़्यादा, तो क्यों हुआ था, क्योंकि साइमन कमीशन जो था, ठीक है, तो संवैधानिक सुधारों की, ठीक है, संवैधानिक सुधारों, ठीक है, संवैधानिक सुधारों की रिपोर्ट पेश करनी थी, ठीक है, जो संवैधानिक सुधारों की रिपोर्ट पेश करनी थी साइमन कमीशन को। लेकिन साइमन कमीशन में ये था कि जो 7 लोग थे, ठीक है, इसमें कितने सदस्य थे, इसमें जो सदस्य थे तो इसमें कितने 7 सदस्य थे। और 7 के साथ जो है तो ये सदस्य कौन, ब्रिटिश थे, ठीक है, ब्रिटिश यानी अंग्रेज सदस्य थे। अब आप बताइए कि देश के संवैधानिक सुधारों की आपको रिपोर्ट पेश करनी है और आपके पास जो है तो ब्रिटिश के, ठीक है, रहते आप इंडिया में हैं, ठीक है, कहने की बात आप रहते ब्रिटिश में हैं, यानी आप समझ लीजिए इस तरीके से कि इंग्लैंड में आप रहते हैं और भारत के संविधान की आप संवैधानिक सुधारों की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 7 के 7 ब्रिटिश थे, ठीक है, तो संवैधानिक सुधारों की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर जब 7 लोग ब्रिटिश हैं जो यहाँ पर रहता ही नहीं है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि संवैधानिक सुधार है इसमें या नहीं है, ठीक है। उस टाइम की बात हो रही है, आज तो नेट है तो हमें पता चल जाता है, लेकिन उस टाइम जब यहाँ पर देखा, ठीक है, तो 7 ब्रिटिश थे, इसमें कोई भारतीय नहीं थे, तो इसलिए इसका विरोध हुआ कि भैया संवैधानिक सुधार आप करने की रिपोर्ट चाहते हैं, लेकिन आप देश के जो नागरिक हैं तो उनसे आपको पता ही नहीं है, उसमें 1-2 सदस्य ऐसे होने चाहिए थे जो देश के संवैधानिक रिपोर्ट की बता सकें, ठीक है, तो इसलिए इसका विरोध हुआ था। फिर इसके कारण इसमें साइमन गो बैक के नारे लगे, ठीक है, साइमन गो बैक, ठीक है, साइमन गो बैक के नारे लगे। और इसमें जो है तो एक जेम्स स्कॉट था, ठीक है, पुलिस अधिकारी था जेम्स स्कॉट, क्या, जेम्स स्कॉट, ठीक है, जेम्स स्कॉट एक पुलिस अधिकारी था, ठीक है, पुलिस अधीक्षक था। और जो है तो इसने जो है तो ये लाठीचार्ज का आदेश दे दिया था, लाहौर में हो रहा था ये, ठीक है। और इसमें जो है तो लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है, तो लाला लाजपत राय जो है तो इस लाठीचार्ज में बहुत बुरी तरह घायल हुए थे और इसी के कारण जो है जिनकी 1 या 2 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। फिर इसी का बदला लेने के लिए, ठीक है, तो जेम्स स्कॉट ने जो लाठीचार्ज करवाया था इससे जो है तो लाला लाजपत राय मारे गए थे, तो इसी का बदला लेने के लिए, ठीक है, तो इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह एंड राजगुरु, ठीक है, सॉरी सुखदेव, ठीक है, भगत सिंह एंड सुखदेव, ठीक है, भगत सिंह एंड माफ़ कीजिएगा मुझे राजगुरु या सुखदेव में, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता हूँ, ठीक है, भगत सिंह और राजगुरु, ठीक है, तो भगत सिंह और राजगुरु ने जो है तो इन पर बम मतलब कि गोली से जो है तो लाहौर में, ठीक है, लाहौर में, कहाँ पर, लाहौर में एक इनका अधिकारी था, ठीक है, इससे जेम्स स्कॉट से छोटा अधिकारी था, ठीक है, जिसका नाम था जॉन सॉन्डर्स, ठीक है, तो उसको मार गिराया था। तो ये आया कब था, तो ये 1928 में आया था, ठीक है, संवैधानिक सुधारों के लिए। लेकिन इसमें जो है तो कोई भी सदस्य नहीं था, रहते यहाँ पर हैं और ब्रिटिशर्स आ रहे थे यहाँ पर, तो इसलिए जो है तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं होता। अगर इसमें कोई एक आध सदस्य जैसे 6 ब्रिटिशर्स हो जाते और एक कोई भारतीय सदस्य हो जाता जो संवैधानिक सुधारों की रिपोर्ट बनाता, तो ये बहुत ही अच्छा होता, ठीक है। चलिए पहला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का अनुपात गरीबी अनुपात या डैश कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हेड काउंट अनुपात। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, ठीक है, तो लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर, ठीक है, 1000 पुरुषों पर डेढ़ महिलाएं, ठीक है, तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, ये कहलाता है लिंगानुपात। तो पूछा गया कि सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में, तो ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से पूछा गया। एक चीज़ याद रखेंगे, अगर पूछा जाए कि सबसे कम लिंगानुपात, ठीक है, और ऑप्शन में यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं अलग अलग, ठीक है, यहाँ पर हरियाणा नहीं दिए हुआ, क्योंकि सबसे कम लिंगानुपात जो है तो ये हरियाणा का है, कहाँ का, हरियाणा का है। और हरियाणा का जो लिंगानुपात है ये 877, ठीक है, 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं। तो ये याद रखेंगे, अगर हरियाणा नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि इनको पता होना चाहिए आपको कि किस राज्य का लिंगानुपात कितना है। तो देखिए हम बात करते हैं तमिलनाडु की, ठीक है, तो तमिलनाडु का जो लिंगानुपात है ये है 1000 पुरुषों पर 996 महिलाएँ। आंध्र प्रदेश का 993 है, मध्य प्रदेश का 930 और राजस्थान का 928, ठीक है।
तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो सबसे कम लिंगानुपात ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से किसका है, तो ये है राजस्थान का, इसलिए राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। वो हरियाणा नहीं देगा, ऑप्शन दे देगा, आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य का लिंगानुपात कितना है, किस राज्य की जनसंख्या देखिए, किस राज्य का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। तो सारी चीज़ जब याद करेंगे तब आपको ऐसे क्वेश्चन बन पाएंगे। तो सबसे अगर पूछा जाता है तो ओवरऑल, ठीक है, तो ओवरऑल सबसे कम जो लिंगानुपात है ये हरियाणा का है। अगर ये पूछ लिया जाता है कि सबसे कम, ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक, ठीक है, अगर यहाँ पर कम की जगह अधिक लिंगानुपात आ जाता तो इसका क्या राइट आंसर हो जाता, तब इसका राइट आंसर हो जाता तमिलनाडु। लेकिन कम पूछा गया तो क्या हो गया, राजस्थान। अगर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की बात करते हैं, ठीक है, सबसे कम तो हरियाणा का है और सबसे ज़्यादा जो है ये केरल का, ठीक है। केरल में जो है तो 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने जो है ये धनानंद जो कि नंदवंश का अंतिम शासक था, ठीक है, धनानंद को इसने हराया था। फिर महापद्मनंद, ठीक है, तो ये नंदवंश का संस्थापक, ठीक है, नंदवंश का संस्थापक था महापद्मनंद, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बिंदुसार, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था और अशोक जो है तो बिंदुसार का बेटा था। मौर्य साम्राज्य तो इसके जो है तो चाणक्य आपको याद रखेंगे, ठीक है, चाणक्य की मदद से, ठीक है, चाणक्य जिसको हम विष्णुगुप्त कहते हैं, ठीक है, उसी की मदद से जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय गुरु पर्व मनाता है। गुरु पर्व है तो ये मनाते हैं सिख धर्म के लोग, ठीक है, सिख धर्म के लोग, ठीक है। पारसी जैसे हिंदू हैं, ठीक है, तो हिंदू कौन सा मनाते हैं, तो हिंदू जो है तो ये दिवाली हो गई, दिवाली, होली, रक्षाबंधन ये मनाते हैं। फिर इसके अलावा ईसाई तो ये क्रिसमस मनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे और इनके त्यौहार नहीं पता है। सिख जैसे गुरु पर्व मनाता है, पारसी ये नवरोज मनाते हैं, ठीक है, नवरोज मनाते हैं। फिर मुसलमान तो जो ईद, बकरा ईद, ठीक है, ये मनाते हैं त्यौहार। चलिए नेक्स्ट, भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंधित, ठीक है, तो अंजुम चोपड़ा जो है तो क्रिकेट की एक खिलाड़ी रह चुकी हैं। नेक्स्ट, 2023 में फीफा अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी, ठीक है, तो 2023 में फीफा अंडर-17 विश्व कप हुआ था, तो इसकी जो मेजबानी की थी किसने, ये इंडोनेशिया ने की थी। और फीफा अंडर-17 विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, ये पहला वाला कब हुआ था, तो जो पहला वाला हुआ था ये हुआ था 1985 में, ठीक है, 1985 में हुआ था। कहाँ पर, ये चाइना में हुआ था, ठीक है, चाइना में हुआ था। और 2 साल में, ठीक है, हर 2 साल में ये खेला जाता है एक बार, ठीक है, 2 साल में एक बार, ठीक है, ये खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, रुक्मणी देवी को डैश के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है, ठीक है, तो मैंने बताया था राधा श्रीधर, तो ये किससे, भरतनाट्यम से संबंधित थी। और रुक्मणी देवी तो ये भी जो है तो भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है, भरतनाट्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कृषि वैज्ञानिक है जिसने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ये है MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन, ठीक है। और इनका फुल नेम क्या है, तो इनका फुल नेम है मोहन कनबू संपा शिवन स्वामीनाथन, ठीक है। थोड़ा कठिन नाम है यहाँ पर जो शुरुआत में इनका, ठीक है, तो ये कठिन है, तो इसलिए इनको MS स्वामीनाथन ही शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन में हरित क्रांति की जनक, ठीक है, हरित क्रांति की जनक है। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1965 में, कब, 1965 में तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय, ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना इस समय चल रही थी, ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना इस समय चल रही थी। अरुण कृष्णन, तो अरुण कृष्णन जो है तो ये नीली क्रांति के जनक, ठीक है, नीली क्रांति के जनक भारत में, ठीक है, नीली क्रांति के जनक। विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष के जनक ये कहे जाते हैं। और वर्गीज कुरियन तो ये श्वेत क्रांति के जनक, ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक, ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, गैस का सीधे ठोस में परिवर्तित होना बिना द्रव्य में बदले क्या कहलाता है, तो ये जो कहलाता है, तो गैस का सीधे ठोस में परिवर्तित होना बिना द्रव्य में बदले ये कहलाता है निक्षेपण, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक फुटबॉल मैच 2 टीमों द्वारा खेला जाता है जिनमें से प्रत्येक में अधिकतम खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो फुटबॉल गेम में कितने, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल हो गई, हॉकी हो गई, ठीक है, इसके अलावा क्रिकेट हो गई, तो इनमें जो है तो 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदी और अवसाद के दौरान होने वाली बेरोजगारी को कहा जाता है, तो मंदी और अवसाद के कारण जो है तो बेरोजगारी को इसको कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंग करेम त्यौहार मनाया जाता है? तो जो नोंग करेम त्यौहार है ये मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ पर? मेघालय में। और जो नोंग करेम त्यौहार है तो ठीक है, ये जनजाति है खासी जनजाति, ठीक है, खासी जनजाति, ठीक है, खासी जनजाति, इनके द्वारा जो है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक कब बने थे? ठीक है, टीपू सुल्तान जिनको शेर ए मैसूर कहते हैं, क्या? शेर ए मैसूर, ठीक है, शेर ए मैसूर, ठीक है, शेर ए मैसूर इनको कहा जाता है, शेर ए मैसूर कहते हैं। और इंग्लिश में इनको टाइगर ऑफ मैसूर कहते हैं, टाइगर ऑफ मैसूर, ठीक है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि टाइगर यानी बाघ होता है, शेर नहीं होता, लेकिन इनको टाइगर हिंदी में शेर ए मैसूर कहा जाता है और इंग्लिश में टाइगर ऑफ मैसूर, ये थोड़ा गलत है, ठीक है। तो लायन ऑफ मैसूर कहते या फिर बाघ ए मैसूर कहते तो थोड़ा ये अच्छा लगता। तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक कब बने थे? जो बने थे 1782 में, ठीक है, 1782 में बने थे। और इनके पिता हैदर अली, ठीक है, हैदर अली की मृत्यु के बाद जो है तो उन्होंने अपनी गद्दी संभाली थी, ठीक है। और इनको पहला मिसाइल मैन भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि जो इनके तो मिसाइल थे, ठीक है, तो जो इन्होंने रॉकेट, ठीक है, पहला रॉकेट मैन इनको कहा जाता है। जो रॉकेट बनाए थे, ठीक है, तो इनके रॉकेट आज भी नासा में के जो है तो नासा में लगे हुए हैं इनके रॉकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई? तो आंध्र प्रदेश में हुई है कुचिपुड़ी, ठीक है। कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। सत्रिय असम का, ठीक है। मणिपुरी मणिपुर का। ओडिसी का। कथकली और मोहिनीअट्टम ये कहाँ के हैं? तो मोहिनीअट्टम ये कथकली ये केरल के, ठीक है। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य मैंने अभी बताए थे आपको पहले। नेक्स्ट, किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 पर शुरू होता है और टेनिस में शून्य अंक को डैश कहा जाता है, ठीक है। जब क्रिकेट मैच शुरू होता है, ठीक है, यानी क्रिकेट मैच नहीं, टेनिस खेल शुरू होता है, ठीक है, तो इसमें जो स्कोर है तो जब शुरू होगा तो कोई स्कोर नहीं होगा, ठीक है। तो इस स्कोर जब होता है 0-0 तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है लव, ठीक है, इसको लव कहा जाता है। स्टार्ट में कन्फ्यूजन ना हो क्योंकि इसको स्टार्ट नहीं कहा जाता, इसको लव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व होते हैं? ठीक है, तो जो 238 सदस्य, ठीक है, 238 सदस्य जो हैं, तो जो राज्यसभा की, ठीक है, राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है, ठीक है, ये 250 है, ठीक है, कितनी? 250। और जो इसमें है, ठीक है, तो 238 सदस्य जो है तो ये केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से चुनकर आते हैं, ठीक है। और 12 सदस्य जो होते हैं, ठीक है, 12 सदस्य, तो 12 सदस्य जो है तो इनको नामित कौन करता है? ये राष्ट्रपति द्वारा नामित होते, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नामित, ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं ये। चलिए नेक्स्ट, संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः शुरू डैश में की गई थी, ठीक है। तो कब शुरू की गई थी? तो 1992 में जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। और जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है ये 1992 से लेकर 1997 तक चली, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।